अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो दो तरीके जिससे PSX डिव 20 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इससे पहले KSE 100 इंडेक्स और KMI 30 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की दो वीडियोस मैं बना चुका हूँ। तो इसमें भी दो मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो मैनुअल इन्वेस्टमेंट का मेथड है। अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके, लेकिन उसमें इसी तरह हम जाएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के PSX डिव 20 इंडेक्स के पेज पे जाएंगे। उस पर हम लिस्ट देखेंगे स्टॉक्स की और उसको ना थोड़ा सा अपने मेथडोलॉजी के थ्रू थोड़ा सा फ़िल्टर आउट करेंगे। हमने इसमें ये नहीं करना कि हमने जिस तरह वेटेजेस देखते थे हम KSE 100 इंडेक्स में या KMI 30 इंडेक्स में, इसमें भी वेटेजेस अवेलेबल है कि इसकी कितनी वेटेज है, लेकिन इसमें वेटेज मैटर नहीं करती क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि डिविडेंड अच्छा दे रहे हों लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो, तो आपको डिविडेंड तो मिल रहा हो लेकिन ओवरऑल आपका प्राइस नीचे जा रही हो या आप नुकसान कर रहे हो अपना। इसके अलावा कुछ ऐसे शेयर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली तो बड़ा अच्छा डिविडेंड दिया और इस लिस्ट में आ गए हो लेकिन पिछली परफॉर्मेंस उनकी अच्छी ना हो। तो वो अभी थोड़ी देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके हम इसको फ़िल्टर आउट करते हैं कि किन फैक्टर्स की बेस पे फ़िल्टर आउट करना है। तो ये जो पहला मैनुअल मेथड है, इसमें थोड़ा सा आपका स्किल लेवल भी चाहिए होगा। अगर या तो आप इस वीडियो को फॉलो करें सही सा, और एक दो वीडियोज़ के और लिंक्स डाल दूँगा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, तो उनकी बेस पे अगर आप फ़िल्टर आउट करें तो आप कर लेंगे, वरना फिर जो दूसरा मेथड है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। PSX डिव 20 में इन्वेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि psx.com.pk पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसमें हम PSX डाटा पोर्टल वाला बटन प्रेस करके dps.psx.com.pk पे आ जाएंगे। ये डायरेक्ट भी आप ब्राउज़र में लिख के यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये मार्केट का, यहाँ पे भी इंडेक्सेस हैं लेकिन ये मार्केट का जो है ऊपर मेन्यू, इसमें मार्केट इंडेक्सेस ये वाला पेज सेलेक्ट कर लेंगे आप, और यहाँ से आपने आके PSX डिव 20 इंडेक्स का जो है वो उसको क्लिक कर लेना। जैसे ही आप क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे भी इसकी वेटेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन इस केस में आपने, जैसे हम अगर जिन लोगों ने KMI 30 और KSE 100 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट की वीडियोस देखी हुई हैं, उसमें आपको पता होगा कि हमने वेटेजेस के बेस पे इन्वेस्ट किया था। लेकिन इसमें ना तो हम वेटेजेस को फॉलो करेंगे ना ही सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। हम पिक एंड चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसा स्टॉक जो कि अच्छा डिविडेंड दे, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी हो या अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट हो। तो इसमें हमने क्या करना है, ये अब लिस्ट तो हमारे पास ओपन हो गई है और ये स्टॉक्स भी आ गए। अब एक एक को हमने देखना शुरू कर देना है। सबसे पहले कैपको की परफॉर्मेंस देखते हैं। कैपको SCS ट्रेड, ठीक है, SCS ट्रेड जो है ये स्टैंडर्ड कैपिटल जो है ब्रोकर, उनकी वेबसाइट है। तो इन्होंने काफ़ी डाटा पब्लिक रखा हुआ है, तो ये एक अच्छी जगह होती है देखने के लिए। दूसरा, आपने साथ ही नेक्स्ट टैब में कैपको PSX का पेज भी ओपन कर लेना है। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो जो PSX का पेज है उससे मसलन 5 ईयर पे चले जाएंगे ना, तो आपको एक प्राइस की हिस्ट्री का थोड़ा सा पता लग जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे नीचे जाएंगे तो पे आउट्स का पता चल लग जाएगा कि वो साल में कितनी दफ़ा देते हैं और कब कब देते हैं और कितना देते हैं। तो ये उसको ना आप उसमें देख लेंगे। ये 40% जो होता है, ये मसलन हमेशा जो है ये परसेंटेज 10 रुपीज़ की होती है ज़्यादातर, जो बेस वैल्यू ऑफ द शेयर होती है उसकी, जो कि यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ये यहाँ पे भी पता लग जाती है। तो ये उसकी परसेंटेज होती है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि अच्छा ये 2022 में भी 2 दफ़ा दिया, 23 में भी 2 दफ़ा दिया, 24 में इनफैक्ट इन्होंने 3 दफ़ा दिया, 4.5 रुपीज़, 4 रुपीज़, 4.5 रुपीज़। तो एक तो चीज़ तो इस्टेब्लिश होगी कि ये थोड़े से 24 में 2 दफ़ा दिए बल्कि, तो फिर 25 में 1 दफ़ा दी। तो ये, लेकिन ये चीज़ एक इस्टेब्लिश होगी है कि ये थोड़े से कंसिस्टेंट है अपनी उसमें। अब यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे इनका जो है ना अर्निंग पर शेयर की डिटेल्स अवेलेबल हैं कि ये इनकी अर्निंग पर शेयर। तो ये देखिए 2020 तक बढ़ रही थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी उस लिहाज से। और दूसरा, अभी ना अभी इसे डिविडेंड यील्ड तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये परफॉर्मेंस के लिहाज से, और दूसरा स्पेसिफिकली सिर्फ परफॉर्मेंस का होता, फिर हम इसको स्किप ना करते। स्पेसिफिकली कैपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की एक कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है।
आजकल गवर्नमेंट इनको ज़रा थोड़ा-सा वो आईपीपीज़ वगैरह को थोड़ा-सा प्रेशर में भी उन्होंने लाया हुआ है। तो इस वजह से ओवरऑल मैंने एग्ज़िट कर दिया था सारी पावर कंपनीज़ से, तो दोबारा मैं तो इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा। तो फिलहाल के लिए ये स्किप ही है। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट में चले जाते हैं बैंक ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे आपने जस्ट बीओपी रिप्लेस कर लेना है, ये उसी केस में कैपिटल में होना चाहिए। तो बैंक ऑफ पंजाब का यहाँ पे भी पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। आप डायरेक्टली सर्च करके भी जा सकते हैं, जैसे एस सी स्टेट के साथ सर्च कर लें और पी एस एक्स के साथ सर्च कर लें। ये अब थोड़ा सा टाइम लगा रहा है पेज ओपन होने में, इतने में हम ये वाला देख लेते हैं, इसका जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाला है। तो 5 ईयर की अगर हम डिटेल देखें तो रिसेंटली ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बाकी इसके पे आउट्स देख लेते हैं हम। तो ये हर दफ़ा फरवरी में जो है वो पेमेंट करते हैं। ये डिविडेंड दिया था, ये डिविडेंड दिया था, उससे पिछले 2 साल जो है इन्होंने बोनस दिया था, उससे पिछले साल डिविडेंड दिया था। तो ये डिविडेंड और बोनसेस के लिहाज से थोड़े से कंसिस्टेंट ही है। दूसरा, आपने इनकी वो देखनी है अर्निंग पर शेयर। तो ये कई साल पहले, 8 साल पहले एक दफ़ा नुकसान में थे, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली फायदे में रहे। और यहाँ पे भी ये सारे क्वार्टर्स फायदे में हैं। इसी तरह इनका जो डिविडेंड है वो 2 साल का है। अब सिर्फ 2 साल का डिविडेंड वैसे होता तो मैं इसको स्किप कर देता, लेकिन यहाँ पे जाके देखिए ना, तो इन्होंने उससे पिछले 2 साल बोनस के तौर पे जो है कुछ पे आउट्स तो दिए थे। तो ओवरऑल करें तो फिर ये पे आउट्स तो इनके फिर कॉन्टिन्यूस हैं। तो ये इनकंसिस्टेंट उस लिहाज से भी नहीं है। तो बाकी फिर डीप डाइव आप करना चाहते हैं तो वो उनका कैश फ्लो देख लें, उनके नेट मार्जिन वगैरह ये वो सब कुछ देख लें, बुक वैल्यू ऑफ द शेयर वगैरह देख लें। तो वैसे तो ये मैंने इसमें कर देना था, इसको भी अप्रूव कर देना था, लेकिन अब ये दूसरा रूल जो मेरा है ना, कि किसी कमर्शियल बैंक में ऐसे में जो कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल पे चलते हैं, यानी कि इस्लामिक नहीं है, उसमें मैं खुद अपने तौर पे इन्वेस्ट नहीं करता। तो उस पे उसकी बेस पे इसको मैं डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ अपने लिहाज से। लेकिन आप लोग अगर उसमें करते हो, इंटरेस्ट बेस्ड उसमें करते हो, तो आप कर सकते हैं। फिर हम इसी तरह तीसरे पे चले जाएंगे, जैसे एफ बी एल है। यह मैं आपको साथ लेके इसलिए चल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको भी अंदाज़ा हो, जो नए लोग हैं। जो पुराने हैं वो शायद मेरे से भी अच्छी उसको जांच लें, शायद क्या यकीनन। अब इसी तरह इस पे चले गए हम एफ ए बी एल। ये है फैसल बैंक लिमिटेड। अब फैसल बैंक जो है ये इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो चुका हुआ था, तो उस लिहाज से भी मुझे मसला नहीं है। 5 साल की इसकी प्राइस भी देखे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। सबसे अच्छी बात, इनकी जो पे आउट्स हैं वो भी कंसिस्टेंट है। साल में 2 दफ़ा ये दे ही जा रहे हैं, बल्कि 4 टाइम्स दे ही जा रहे हैं। मतलब फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, फिर फरवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, एक आध क्वार्टर छोड़ दें तो कोई मसला नहीं। ये मतलब है कंसिस्टेंट ही है। तो बाकी एफ का यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे डिविडेंड शील्ड परसेंटेज जो है 2021 की 7.36 थी, फिर 27 थी, फिर 16 थी, अभी फिर 16% है। ऊपर डिविडेंड रुपीज में और नीचे परसेंटेज में। तो ये जो डिविडेंड यील्ड परसेंट होता है ना, ये टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू का होता है। मतलब ₹1,00,000 आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो साल में 27,000 आपको मिल जाते हैं। इसी तरह लाख इन्वेस्ट किया हुआ है तो साल में 2023 में तकरीबन 16,000 मिल जाते हैं आपको। और फिर इसी तरह 2024 में भी 16,000 मिल जाते हैं। और उन्हीं को अगर आप ये 3-4 दफ़ा दिया हुआ है ना, साथ साथ री इन्वेस्ट भी करते जाते हैं, तो ये परसेंटेज और ऊपर चली जाती है। तो ये देखें, ये इसकी जो ईपीएस है वो बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। ओवरऑल जो पिछले 5 साल है उसमें ये क्वार्टर्स का डाटा है अर्निंग पर शेयर का, इसमें एक दफ़ा भी नेगेटिव में नहीं है, यानी कि एक दफ़ा भी नुकसान नहीं किया। पिछले 8 साल में एनुअल डाटा में भी उन्होंने एक दफ़ा भी नुकसान नहीं किया। फिर उसके बाद जो उनका कैश फ्लो है पर शेयर, वो ₹72 उनके पास पड़ा हुआ है। इसी तरह फिर इसकी आप बुक वैल्यू वगैरह देख सकते हैं। बुक वैल्यू ₹69। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर शेयर की जो फ्यूचर अपसाइड है उसको निकाल दें और ये कंसिडर करें कि कंपनी को आज ही सेल करना है, तो उसके जो टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होता है ना, वो टोटल उसको डिवाइड करें नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो वो बुक वैल्यू हो जाती है, वो कोर वैल्यू उसकी बनती है। और ये 69 है ना, इसमें
अक्सर जो लैंड वगैरह और इस तरह के एसेट्स होते हैं वो अंडर वैल्यूड कंसिडर हुए होते हैं पुरानी वैल्यूज पे। तो अक्सर उनको जब सेल करते हुए मसलन कंपनी अगर पूरे अपने स्टॉक्स उठाना चाहे और तो दोबारा लैंड की वो पूरी वो होती है, नई प्राइसेस पे वैल्यूएट किया जाता है, तो फिर ये बुक वैल्यूज अक्सर काफ़ी ऊपर भी चली जाती है। तो उस लिहाज से भी अगर इसको बिल्कुल इसको तोड़ फोड़ के कंपनी को बेचने की भी कोशिश की जाए तो 69 वो ठीक ठाक है ये इस टाइम पे, उस लिहाज से भी मतलब ये सही है। तो मसलन एक हमने सबसे पहला इस इंडेक्स में से फैसल बैंक जो है इसको चूज कर लिया। फिर पीओएल पे आ जाते हैं, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। इसी तरह ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे। ये मैं पूरा सारे स्टॉक्स का नहीं करूंगा एंड तक, लेकिन ये आपको थोड़ा सा जो है वो अपने साथ लेके चलने के लिए। इसका भी देखते थे 5 इयर्स में, ये देखें काफ़ी ऊपर गई है, सेंटर में थोड़ी बहुत नीचे भी जाती रही है लेकिन फिर ऊपर चली गई है। तो ये आपके लिए सबक है कि स्टॉक अगर अच्छा वाला हो तो और नीचे जाए तो आपने बेचना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी ये देखें ईपीएस बढ़ती रही है, ये थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है, लेकिन इतनी से फ्लैक्चुएशन से मेरे ख्याल है इतना फर्क नहीं पड़ता। बाकी इसका जो डिविडेंड है वो भी ये देखिए परसेंटेज में तकरीबन वही रहा है। अब लास्ट टाइम जब वो थोड़ी सी नीचे गई थी तो उन्होंने थोड़ा सा डिविडेंड कम कर दिया, लेकिन ओवरऑल ये अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। कैश फ्लो पर शेयर 385 रुपीज़, जो कि ये चेक करें 649, ये ठीक ठाक अच्छा कैश फ्लो रखा हुआ है इन्होंने अपने पास। इसमें इनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे पसंद आई थी, यानी कि इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जो फ्यू फाइनल्स जो होते हैं एक्सपेंसेस मार्केटिंग वगैरह ये वो, उससे पहले 70% और फिर फाइनल में जो प्योर प्रॉफिट होता है हर साल 100 रुपये पे 42 रुपये का इनको प्रॉफिट है। तो ऐसे शेयर को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए, इसको तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। लेकिन वही बात है डिस्क्लेमर कि आपने अपने डिसीजन खुद करने और सोच समझ के इन सारी फंडामेंटल्स को देख के डिफरेंट। वैसे फंडामेंटल पे मेरी 1-2 वीडियोस है, उनको मैं नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह हमने पहला चूज किया था FABL, दूसरा POL भी चूज कर लिया। तो इसी तरह आपने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, मसलन अगर आप बैंक्स में नहीं करना चाहते जो इंटरेस्ट बेस्ड है, MCB में ना करें, HPL में ना करें, लेकिन बाकी सबको देखते जाएं। इसी तरह अगर करना चाहते हैं आप उसके साथ कंफर्टेबल है तो ठीक है आप कर लें। और बाकी सारे जो है ना एक एक कंपनी को आप इस तरह करते जाए। अब इसमें कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि देरी होती हैं डिविडेंड, लेकिन उनका डिविडेंड परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ओवरऑल ग्रो भी अच्छा कर रही होती है। तो आप इस लिस्ट से बाहर भी कंपनीज को उस लिहाज से एवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 2 कंपनीज के नाम बता सकता हूँ। एक DCR है, डोलमेन सिटी रीट। उनका डिविडेंड की वैल्यू तो कम है लेकिन वो बड़ी कंसिस्टेंटली उनकी प्राइस भी बढ़ रही है, तो एक उसमें आप जा सकते हैं। और लेकिन वो कंसिस्टेंटली हर चारों के चारों क्वार्टर देते हैं। फिर एक BWCL है, बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड। वो भी हर चारों के चारों क्वार्टर्स में देते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी परसेंटेज कम है इसलिए इधर नहीं आई, लेकिन वो रिलेटिवली स्टेबल कंपनी है। ये भी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टली जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको जाके एवेल्युएट करें और फिर उसको कंसिडर कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो मैनुअल इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई आपने वेटेज वगैरह नहीं देखनी, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट का करें फिर वो आप अपने लिहाज से उसकी प्राइस देख के और उसका डिविडेंड देख के खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितने % आपने अमाउंट करनी है। तो ये तो हो गया मैनुअल मेथड। जो दूसरा मेथड है वो हम म्यूचुअल फंड्स को यूज़ करते हुए डिव 20 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, PSX डिव 20 इंडेक्स में। ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जैसा कि MCB फंड्स, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स या और पाकिस्तान के डिफरेंट बैंकों की जो हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो इस तरह के फंड्स ऑफ़र कर सकती हैं। तो उन फंड्स को यूज़ करते हुए हम PSX डिव 20 में इन्वेस्ट करते हैं। और उनके डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेसिफिक फंड्स होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि जो डिविडेंड देती हैं कंपनीज उनमें इन्वेस्ट किया जाए और अपने रिटर्न्स को डिविडेंड्स के थ्रू मैक्सिमाइज़ किया जाए। और जैसा कि मैंने बात की थी कि हम अपने स्टॉक्स में भी फ़िल्टर आउट करेंगे, सारी वर्ल्ड PSX डिव 20 की कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसमें कुछ ऐसी भी कंपनीज हो सकती हैं जो कि अच्छे डिविडेंड्स दें लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस
इतनी अच्छी ना हो और वो उल्टा नुकसान ही कर रही हो अपनी ईयर टू ईयर जो भी फाइनेंसेस है उसमें। तो इसी तरह से ये जब फंड्स इन्वेस्ट करते हैं आगे, तो ये भी फ़िल्टर आउट कर देते हैं कुछ ऐसी कंपनीज़ को, और वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते PSX Div 20 को, बल्कि PSX Div 20 से शायद कुछ कंपनीज उठा लें, कुछ बाकी अपनी रिसर्च की बेस पे अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनीज उठा लें। ये भी हो सकता है कि वो PSX Div 20 में जो लो परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनको इग्नोर भी करते हैं। और इसमें एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि आप अगर इन फंड्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो इनमें शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बैंकों का अक्सर होता है कि जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं इनमें अक्सर लोगों को इंटरेस्ट वगैरह का मसला होता है, तो वो फिर उन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसमें अगर आप फंड्स के थ्रू जाना चाहेंगे तो ये भी एक ऑप्शन होगी। अच्छा, जो फंड्स और दूसरा तरीका है उसमें एक डिफरेंस ये है कि फंड्स जो है वो ईयरली एक छोटी सी अमाउंट अप टू 3% जो है वो चार्ज करते हैं, लेकिन वो जो उनकी परफॉर्मेंस होती है ना ईयर टू ईयर, अगर मसलन लॉन्ग टर्म एवरेज रखें तो वो स्टॉक एक्सचेंज की जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन 18% होती है। और ये जो हैं फंड्स, इनका तो मकसद ये होता है उस परफॉर्मेंस को भी बीट करें। तो अगर एक कंपनी आपके लिए स्टॉक्स पूरे सेलेक्ट कर रही है, फिर उनको अगर परफॉर्मेंस की बेस पे चेंज भी कर रही है और फिर वो 3% ले लेती है आपके 18% या ज़्यादा प्रॉफिट में से पर ये जो आपको मिल रहा है, तो वो कुछ भी नहीं है। वो मतलब एक माइनर सी अमाउंट है जिसके बदले में आपको ठीक ठाक अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है। और जो फंड्स वाला था ना उसके लिए मैंने ग्रुप ऑफ टैब्स बना के रखा हुआ था। इसमें अब कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि पहले से आपको ऑफर करते हैं कि वो इन डिविडेंड पेइंग शेयर्स है ना उनमें पहले से इन्वेस्ट कर रहे। तो अगर आप उन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लें तो वो क्या करेंगे, साल में अपना थोड़ा सा रखेंगे परसेंटेज, वो 3% से कम होती है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, लेकिन फिर आपको फायदा भी देते रहेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उसको वो भी चेंज करते रहेंगे खुद ही। तो इसमें शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस भी हैं, नॉन शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस भी हैं। तो सबसे पहले एमसीबी फंड्स में एक आ जाता है अलहम्रा अपॉर्चुनिटी फंड डिविडेंड स्ट्रेटजी प्लान। ये ओपन एंडेड शरिया कंप्लायंट इक्विटी स्कीम है। इनकी जो एलोकेशन है वो डिविडेंड पेइंग लिस्टेड शरिया कंप्लायंट इक्विटी सिक्योरिटीज, यानी कि ये जितनी भी शरिया कंप्लायंट जो लिस्ट थी ना, जिसमें मैं कह रहा था कि बैंक्स वगैरह में जो है वो मैनुअली मैं खुद प्रेफर करता हूँ ना करूँ, तो ये इनका भी यही है कि शरिया कंप्लायंट जो इनका फंड है उसके अंदर फिर वो बैंक्स वगैरह में नहीं करेंगे। मीज़ान बैंक में कर लेंगे, दूसरे बैंक्स में नहीं करेंगे, जो सूदी बैंक जिनको कहा जाता है उनमें ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और इसमें इन्होंने इनका रूल क्या है कि मिनिमम 70% जो है वो हर वक्त डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पे होना ही चाहिए इन्वेस्टेड, जो इनके पास लोगों के पैसे जमा हुए में होंगे, और मैक्सिमम 100%। इसी तरह वो कुछ कैश भी रखते हैं। कैश की लिमिट जो है मिनिमम 0% है। 0% का मतलब है कि पूरा का पूरा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। और 30% का मतलब है कि अप टू 30% जो है वो कैश में पड़ा होगा, लेकिन जब कैश में पड़ा होगा तो वो सिर्फ कैश में नहीं, नियर कैश एसेट्स में भी रखा होगा, कैश एंड नियर कैश इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो उनकी कैश पड़ी होगी वो ज़रूरी नहीं उन्होंने कैश ही में रखी हुई हो, उन्होंने कहीं फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट की भी होगी, वो भी शरिया कंप्लाइंट ही होगी। कैश उनको इसलिए रखनी पड़ती है कि अचानक अगर कोई आ जाता है तो उस वक्त फिर कि मुझे मैं अपने विड्रॉ करना चाहता हूँ पैसे, तो उनको फिर ये स्टॉक्स ना बेचने पड़े। क्या पता स्टॉक कोई नीचे वाली प्राइस पे गए में हो, वो दिन या उस महीने स्टॉक एक्सचेंज इतनी अच्छी ना जा रही हो और तो नीचे गई भी हो, तो फिर नुकसान पे बेचने से बेहतर है कि पहले से ही वो अपने जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका 30% तक जो है वो कैश में रखें। कोई भी अमाउंट हो सकती है, मसलन 18% तक हो सकता है, उसको कैश में रखें और जब भी कोई आए तो उसको उस कैश में से जो है वो विड्रॉल कर लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब जब मौका मिले और को बेचते रहे और ये 30% अपने पूरे कर लिए नेक्स्ट टाइम के लिए। या मार्केट अगर ऊपर जा रही है और तो कोई खदशा नहीं है ऐसा, तो फिर वो ज़्यादा 100% तक भी स्टॉक्स में रख सकते हैं। मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि उस तरह मैनुअल इन्वेस्टमेंट के बजाय आप ये एमसीबी फंड्स पे आके साइन अप करें और इनके इस अलहम्रा अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट कर लें। तरीका इसका ये होता है कि आपका बैंक अकाउंट चाहे मीज़ान बैंक है, एनबीपी है, कुछ भी है,
आपने इधर आना है, साइन अप करना है। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा वो आपको एक इसका भी फंड का अकाउंट नंबर एलोकेट कर देंगे। 2 मेथड होते हैं, एक वो रास्त वाला जो पेमेंट है ना, उसका आपको एक अकाउंट नंबर हो जाता है, तो उस अकाउंट पे आप पैसे सेंड करते हैं तो वो डायरेक्टली इस फंड में आ जाते हैं, और विड्रॉ भी आप बैक अपने अकाउंट में कर सकते हैं, मीज़ान वाले में या किसी में भी। और दूसरा तरीका जो होता है वो बिल पेमेंट एक है, क्विक पे के से शुरू होती है वो सर्विस, वो पाकिस्तान की एक है, क्विक पे की सर्विस है। तो उसके थ्रू भी आप इसमें कर सकते हैं। वो आपको उसका एक आईडी देंगे और उस पर आप पैसे भेजेंगे तो वो इधर आ जाएंगे। विड्रॉ जब करना होगा तो आप बैंक अकाउंट देंगे और उसमें विड्रॉ हो जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। फिर इनका एक कन्वेंशनल भी है, एमसीबी, पाकिस्तान डिविडेंड यील्ड प्लान एंड एसेट एलोकेशन स्कीम ऑफ एमसीबी अपॉर्चुनिटी फंड। ये असल में ओपन एंडेड एसेट एलोकेशन स्कीम है। इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे पैसे उन्होंने डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हुए हों, वो कुछ स्टॉक्स में होंगे, कुछ आपके फिक्स्ड इनकम में होंगे, वो बैलेंस खुद ही करते रहेंगे उसको। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो फिर वो जो, क्योंकि ये कन्वेंशनल है तो इसमें बैंक्स वगैरह में भी वो करेंगे, मतलब एमसीबी के भी शेयर लेंगे, यूबीएल के भी लेंगे, और इस तरह मतलब डिफरेंट बैंक्स के लेंगे। लेकिन अगर आप इसमें जाएंगे ना, तो इसमें सिर्फ फिर वो अपना भी एमसीबी बैंक के भी शेयर्स उसमें नहीं लेंगे, वो उसमें शरिया कंप्लाइंट तक ही रखेंगे। इस वाले में फिर वो ये बता रहे हैं कि एसेट क्लास यूनिवर्स में बता रहे हैं कि डिविडेंड पेइंग लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, और ये वो बाकी जो डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें फिर वो मिक्स करके ना आपकी ये इन्वेस्टमेंट रखते हैं। तो उसमें से फिर जो भी, इसमें भी इसी तरह आप साइन अप करें और इन्वेस्ट कर लें और निकलवा लें, जिस तरह हमने डिस्कस किया। अच्छा, तीसरा जो है वो एक मीज़ान बैंक भी इसी तरह का, मीज़ान डिविडेंड यील्ड प्लान के नाम से एक फंड जो है इन्होंने ये दे रहे थे। तो इसमें एक्सपोजर टू डिविडेंड यील्डिंग शरिया कंप्लाइंट इक्विटी स्कीम्स, जो अल मीज़ान है ना, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट, ये हमेशा शरिया कंप्लाइंट में ही जाते हैं, ये भी कन्वेंशनल में नहीं जाते। इसमें ये बता रहे हैं कि एक्सपोजर टू डिविडेंड यील्डिंग शरिया कंप्लाइंट इक्विटी स्कीम, competitive halal returns compared to other investments, a diversified investment avenue। ये भी अब प्योर डिविडेंड यील्डिंग में नहीं इन्वेस्ट करते, ये भी एसेट एलोकेशन प्लान है। एसेट एलोकेशन का मतलब यही होता है कि कुछ आपके इक्विटी में कर देंगे, यानी कि स्टॉक्स में, कुछ आपकी फिक्स्ड इनकम में कर देंगे, कुछ कहीं और कर देंगे जो जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन सारी की सारी वो होंगी शरिया कंप्लाइंट ही होंगी। आपने अगर प्योर उसमें जाना है डिविडेंड्स वाले में, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अल्लाह अपॉर्चुनिटी फंड डिविडेंड स्ट्रेटजी प्लान। ये इक्विटी स्कीम है और है भी शरिया कंप्लाइंट। और अगर आपने मिक्स्ड में इस तरह जाना है और अल मीज़ान के साथ आपका अकाउंट भी है, तो आपके लिए ईजी होगा कि आप इस वाले में कर लें, मीज़ान डिविडेंड यील्ड प्लान। और इसी तरह एक ऑप्शन अगर कन्वेंशनल के साथ आप ओके हैं तो ये भी थी। तो ये दो जो पाकिस्तान के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनकी तो मैंने आपको दिखा दी है, बाकी में भी आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली डिविडेंड यील्डिंग फंड जो है ना, ये कम ही है, आपको कम ही उनमें मिलेंगे, लेकिन आप अपनी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया कि एक ये फंड्स भी ऑप्शन होता है इस तरह इन्वेस्ट करने में के लिए, बल्कि ये बेहतर ऑप्शन होता है अगर आप, क्या अपना स्किल लेवल इतना अच्छा नहीं है और आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो मसलन अगर आपको साल का 18% ला के दे रहे हैं एवरेज, ऑन एवरेज रिटर्न, तो उसमें से 2-3% खुद रख लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन 18% जो स्टॉक एक्सचेंज का होता है ना, या मिलता जुलता कोई रिटर्न, वो लॉन्ग टर्म में होता है, यानी कि 5 साल या उससे ज़्यादा। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है कि स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो वो 5 साल या उससे ज़्यादा के टाइम तक के लिए होनी चाहिए। तो एज अ कंक्लूजन 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। एक मैनुअल मेथड है, जैसे हमने डिस्कस किया कि उस मैनुअल मेथड में हमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी बेस पे थोड़े से स्टॉक्स को हमें खुद फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा। PSX DIV20 के सारे स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो मैंने आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके पीछे बात कर लिया। मैनुअल मेथड में ये है कि आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा ईयरली फ़ी नहीं पड़ रही, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि आपका स्किल लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि आप
ये बता सकें कौन सा स्टॉक अच्छा है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगर किसी की परफॉर्मेंस गिरती है तो उसको आप चेंज कर सकें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक पूरी परफॉर्मेंस वाला स्टॉक भी थोड़ा सा बेहतर जो है वो डिविडेंड दे रहा हो, लेकिन आपको परफॉर्मेंस पे भी नज़र रखनी पड़ती है, तो उसमें एक मिनिमम स्किल लेवल भी चाहिए। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है इतने, तो फिर आप दूसरे मेथड के साथ जा सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और जब वो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम गए थे तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स भी बता दिए हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं डिविडेंड इंडेक्सिंग के लिए। उसमें शरिया कंप्लाइंट और कन्वेंशनल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अच्छा, जो वैसे तो KMI 30 और KSE 100 इंडेक्स में अगर इंडेक्स के मुताबिक, वेटेजेस के मुताबिक आप इन्वेस्ट करते जाएं तो एक गारंटी होती है कि जो उस इंडेक्स की परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग टर्म में अच्छी रहेगी और आप एक एवरेज पे रहेंगे। लेकिन KSE DIV 20 जो इंडेक्स है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि कौन सा शेयर जो है अच्छे डिविडेंड्स दे रहा है। तो इसको अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो ये गारंटी नहीं है कि आपका लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है वो अच्छा रहेगा। उसमें आपने थोड़ा सा खुद पिक एंड चूज़ करना है स्टॉक्स को, और जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ओवरऑल उनको स्किप करना है अपनी लिस्ट में से। लेकिन अगर आप दूसरा मेथड फॉलो करेंगे फंड्स वाला, तो वो जो फंड्स होते हैं वो खुद परफॉर्मेंस की बेस पे भी जज कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो उसमें एक गारंटी हो सकती है कि वो हो सकता है KSE 100 इंडेक्स और KSE 30 इंडेक्स के जो रिटर्न है उसको भी बीट करें। उनका बेसिक तो यही होता है पर्पस कि आपका जो नॉर्मल इंडेक्सेस हैं उनकी परफॉर्मेंस को बीट किया जाए और अच्छे से अच्छे रिटर्न लेके आए जाए। लेकिन उसके लिए फिर वो 3% जो है अपना वो चार्ज भी करते हैं, जो कि एक ऐसे बंदे के लिए जिसका स्किल लेवल इतना अच्छा नहीं है और वो भी स्टिल स्टॉक एक्सचेंज की जो तकरीबन नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है उससे डबल जो परफॉर्मेंस है उससे फ़ायदा उठाना चाहता है बंदा, तो उसके लिए बेस्ट है कि वो जो फंड्स वाला रूट है उसको यूज़ करे। तो बाकी दोनों मेथड्स आपको मैंने दिखा दिए हैं, जो जिसमें आप कॉन्फिडेंट है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप भी उन वीडियोस में इंटरेस्टेड हो और उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।